So this is Shubhi Gupta and I am here again with our today's topic, that is Supreme Court of 1774. अभी तक के जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं आई होप आप लोग ने रिवाइज कर लिया हो, बिकॉज यू आर टेकिंग एम्पल मीन्स यू आर गेटिंग एम्पल टाइम कि आप अपना रिविजन कर ले एंड अपने आप को उसी पेस के हिसाब से मीन्स एट योर सुटेबल पेस अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए. आई होप ऑल थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू एंड उसी के साथ इसी विश्वास के साथ आज हम अपना स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1774. लेक्चर 7 है. अब नेक्स्ट लेक्चर से ना लेक्चर नंबर डालना नहीं बंद कर देंगे, बिकॉज इट्स लाइक कि सो मच ऑफ प्रेशर. अच्छा ये भी लेक्चर है वो भी लेक्चर है, सो दैट विल बी ओवर. टॉपिक डालेंगे एंड टॉपिक वाइज विल हैव एवरीथिंग. प्रीवियस क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं सो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं. सो आई थिंक व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद दी शॉर्ट नोट. शॉर्ट नोट को भी हम जैसे कि हम हर टॉपिक के साथ कर रहे हैं, हम इसको भी टुकड़ों में बांट लेंगे एंड देन वील हैव अ गुड लुक ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. इसी के साथ बिना लेट किए आज स्टार्ट करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1774. ठीक है. सो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1774 आया कहाँ से? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था. जो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे स्टैट्यूट्स, उसमें हम लोग बात करेंगे. सो रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था in 1773, so there was one section number 13. उसमें कहा गया था कि ओके अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये एक्ट ब्रिटिश क्राउन को एम्पावर करता है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ के लिए स्टैब्लिश कर सके, यहाँ के लिए दैट इज फोर्ट विलियम के लिए. सो अकॉर्डिंगली रॉयल चार्टर के थ्रू 1774 का ये सुप्रीम कोर्ट आ गया एट कैलकटा. दिस इज हाउ द थिंग वुड. अच्छा एक और चीज़, अभी तक ये कैलकाटा में क्या था? मेयर्स कोर्ट था. सो इस कोर्ट ने दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने मेयर्स कोर्ट को सुपरसीड कर लिया, मतलब उसकी प्लेस ले ली. सो अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि जो अभी तक की मेयर कोर्ट्स के फंक्शन थे हम लोग जो पढ़ रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं. विल हैव अ लुक जब हम फंक्शंस की बात करेंगे. अभी फिलहाल देखो, और अगर हम ओवरऑल बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के इस चार्टर में क्या था, सो ऑब्वियसली डिटेल प्रोविजंस थी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल, क्वालिफिकेशंस एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज पावर्स फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे. लेट्स मूव ऑन विद दिस. सो बेसिकली हम सुप्रीम कोर्ट को 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं, मतलब 3 शॉर्ट नोट्स, सुप्रीम कोर्ट के भी शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं 3 कैटेगरीज में. एक तो हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या था. ऑब्वियसली अलग से कॉम्पोजिशन पे सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं पूछा जाएगा एज इन शॉर्ट नोट, बट येस इफ इन एनी एग्जामिनेशन यू गेट MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस देन दीज पॉइंट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अच्छा है, काम आ जाएगा आपके. एंड देन सेकेंड फंक्शंस बात करेंगे और फिर थर्डली हम लोग पढ़ेंगे कि ज्यूरिसडिक्शन कितना था इस सुप्रीम कोर्ट का, जो कि 1774 में स्टैब्लिश हुआ. कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन में देखेंगे कि कौन कौन से लोग थे. सो लेट्स सी. सो एक चीफ जस्टिस था, उसके साथ 3 प्यूनी जजेस थे. प्यूनी मीन्स एस साइलेंट है उसमें, ठीक है. प्यूनी मीन्स जो चीफ जस्टिस की रैंक से इंफीरियर होंगे वो वाले जजेस को प्यूनी जजेस कहते हैं, ठीक है. सो यू हैव 1 चीफ जस्टिस एंड 3 प्यूनी जजेस. सेकंड क्या था? क्वालिफिकेशन क्या थी? सेकंड क्या है? अपॉइंटमेंट. ओके फाइन. अपॉइंट कौन करता था? क्राउन करता था. थर्ड इज क्वालिफिकेशन. सो क्वालिफिकेशन थी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज होना है देन यू हैव टू बी अ बैरिस्टर ऑफ नॉट लेस देन 5 years ऑफ स्टैंडिंग. आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में होने चाहिए. देन द टेन्योर, जब अपॉइंट क्राउन कर रहा है तो टेन्योर भी क्राउन के हाथ में था कि जब तक कि उसे आपको काम पसंद आ रहा है देन यू आर ऑन दैट प्लेस, अदरवाइज क्राउन आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगा. पता नहीं ऐसा होता था कि नहीं, लेकिन जस्ट इमेजिन कैसा लगेगा. क्राउन की मर्जी नहीं है तो भगा दिया आपको कोर्ट से बाहर. ओके, नाउ इफ आई आस्क कि उस टाइम पे कौन से पर्सन्स थे हु वर देयर.
सो ऑब्वियसली 4 लोगों के नाम याद रखने हैं हमें, एक चीफ जस्टिस और 3 उसके साथ जो प्यूनी जजेस थे. सो चीफ जस्टिस का नाम था एलिजा एम्पे एंड 3 जो प्यूनी जजेस थे वो थे, एज यू कैन सी, स्टेफन सी लेमास्टर, रॉबर्ट चैम्बर्स एंड जॉन हाइड. लेमास्टर, चैम्बर्स, हाइड, याद कर लो इसको. 3 नाम, सरनेम्स याद रखो, इट्स मोर देन इनफ. लेमास्टर, चैम्बर्स, हाइड. फॉर्म अ लाइन और कुछ भी बनाओ, जैसे याद करते हैं, ले मिस्टर चैम्बर्स में हाइड हो जा. इट्स गुड. अपनी मर्जी से कुछ भी लाइन बना लेना, पर याद कर लेना विद करेक्ट स्पेलिंग्स. ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद दैट हम फंक्शंस की बात पे आते हैं. फंक्शंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो इन शॉर्ट आई हैव रिटन 9 फंक्शंस कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से वर्क करेगा या क्या क्या मेन फंक्शंस होंगे उसके. सो पहला है, इट वाज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो हम लोग ने मेयर्स कोर्ट में भी पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि जब मद्रास में कोर्ट मेयर्स कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था तो उसको भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया था. वहाँ पे एक रिकॉर्डर रखा गया था एज अ पर्सन. सेकेंडली, जब हम लोग ने 1726 के मेयर्स कोर्ट की बात की थी तब भी हमने कहा था कि मेयर्स कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है. एंड उस टाइम पे हमने ये भी बात की थी कि मेयर्स कोर्ट के पास ये अधिकार था कि इफ़ एनी वन डज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो वो उसको पनिश कर सकता था. सो यही दोनों फंक्शंस याद रखने हैं रिगार्डिंग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सो सुप्रीम कोर्ट वाज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो बेसिकली उसके 2 फंक्शंस थे. एक क्या, एक तो वो जो पर्सन किसी भी को भी कमिट कर सकता था फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सेकेंडली, वो जितने भी केसेस होते थे उनके रिकॉर्ड रखता था फॉर फ्यूचर रेफरेंस. These 2 things are easy. Okay. Next is सुप्रीम कोर्ट का जो jurisdiction था ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव था. मीन्स इट वॉज कवरिंग वेरियस थिंग्स लाइक सिविल, क्रिमिनल, एडमिरल्टी एज वेल एज एक्लीजियास्टिकल. अभी हम जब jurisdiction पढ़ेंगे इसके बाद जो टॉपिक है उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में देख लेंगे. ठीक. थर्ड इज योर सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ इक्विटी. इक्विटी मीन्स, इक्विटी की डेफिनेशन बताइए ना. डेफिनेशन एज एन आपको समझाया है कि इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी और इक्वालिटी के बीच का डिफरेंस क्या है. सो यू नो दैट. सो कोर्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है कि वो सबको समान अधिकार से देखेगा, लॉ सॉल्व करेगा. सो इक्विटी के लिए उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा. सो इसीलिए यहाँ पे आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस, कि वो जजमेंट देते टाइम इन चीज़ों पर भी ध्यान रखेगा. Then it was allowed to make his own procedures and rules, obviously king and council की approval के बाद. Then Supreme Court used to nominate 3 persons to the council, Governor General and Council. इन 3 लोगों को नॉमिनेट करेगा. तो ये 3 नाम गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएंगे एंड इन 3 नाम में से गवर्नर जनरल काउंसिल एक पर्सन को चूज करेगा और उसको शेरिफ की पोस्ट पे अपॉइंट करेगा. शेरिफ कौन होते थे? शेरिफ भी एज अ जूनियर समझ लो सुप्रीम कोर्ट में काम करते थे. शेरिफ का नाम पहले मेंशन नहीं किया है फॉर नॉट मेकिंग सो मच ऑफ कन्फ्यूजन, बट मेयर्स कोर्ट के टाइम जब 1726 में मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था तो उसी टाइम पे ये शेरिफ नाम के ऑफिसर्स आ गए थे. इफ यू वांट टू ऐड दिस पॉइंट यू कैन डेफिनेटली ऐड इन द 1726 मेयर्स कोर्ट. उसमें जिसके प्रोविजंस हैं उसमें लिख सकते हो कि वहाँ पे भी एक शेरिफ नाम का पर्सन था जो जूनियर पोस्ट पे अपॉइंटेड था. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिलहाल अभी के लिए तो शेरिफ 3 में से एक पर्सन अपॉइंट किया जाता था. अब शेरिफ एक्चुअली कौन था, क्या क्या काम था, थोड़ा सा देख लेते हैं. सो एज यू कैन सी हियर ही वॉज अ जूनियर मेंबर ऑफ द कोर्ट. ठीक है, जो बताया. सेकेंडली, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता था. थर्डली, जो पर्सन्स कमिट होते थे या कोर्ट जिनको कमिट करता था वो उनको प्रिजन में डिटेन करता था. एंड फोर्थ, जो भी मैंने आपको बताया इनिशियली, दिस वाज मेंशन्ड इन मेयर्स कोर्ट ऑफ 1726 एज नॉमिनेटेड मेंबर. अभी जो अपॉइंट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो पहले दैट इज 1726 के टाइम पे सिर्फ नॉमिनेट होता था, वो भी डायरेक्टली, कोई चॉइस नहीं दी जाती थी गवर्नर जनरल को. वो मेयर्स कोर्ट ही डायरेक्टली नॉमिनेट करके उसको रख लेता था उस पोजीशन पे. ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट फंक्शन दैट इज 6th फंक्शन.
सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी थी कि वो एडवोकेट्स और अटॉर्नीज को एनरोल कर सकता है. देन ही वॉज ऑल्सो अलाउड टू अपॉइंट सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, regulate court fee, as well as having a control and supervisionary thing over subordinate courts. उसके जितने भी एरिया में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते थे वो पूरे कोर्ट्स को मैनेज करता था. ओके, सो दीज वर द फंक्शंस. मूविंग अहेड विद आवर टॉपिक, जुरिस्डिक्शन. सो जुरिस्डिक्शन के टाइम पे हमने 4 तो ऊपर पढ़ लेती है, सिविल, क्रिमिनल, एडमिरल्टी एंड एक्लेसियास्टिकल. क्लॉकवाइज देखना. मूविंग विद दैट, नेक्स्ट है इक्विटी जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन. सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1774 के जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो 7 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन आते हैं: सिविल, क्रिमिनल, एडमिरल्टी, एक्लेसियास्टिकल, इक्विटी, रिट एंड एपेलेट. ठीक है. बिफोर गोइंग टू आर डिटेल्ड प्रोविजंस ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक बार जल्दी से ऊपर वाली चीज़ें देख लेते हैं सो दैट हैव अ क्विक रिविजन. कॉम्पोजिशन पढ़ा था. एक चीफ जस्टिस, 3 प्यूरी जजेस. अपॉइंट कौन कर रहा है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उनका टेन्योर क्या है. कौन कौन से पर्सन्स थे, एलिजा एम्पे, लेमास्टर, चैम्बर्स एंड हाइड. फंक्शंस में देखा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसके 2 फंक्शंस मेनली मतलब होता है. फिर जुरिस्डिक्शन है, फिर कोर्ट ऑफ इक्विटी है, फिर प्रोसीजर्स अपने बना सकता है, 3 पर्सन्स को नॉमिनेट कर सकता है, बाकी अटॉर्नीज एडवोकेट्स को एनरोल कर सकता है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे सुपरविजन भी रखेगा, एंड ऑल्सो कोर्ट फी को रेगुलेट करने का फंक्शन होता है. जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल, सिविल, एडमिरल्टी, एक्लेसियास्टिकल, इक्विटी, रिट एंड एपेलेट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. सिविल जुरिस्डिक्शन. सिविल जुरिस्डिक्शन की बात कहें तो इट वॉज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के पास था सिविल केसेस में. तो सिविल केसेस का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था वो किन किन लोगों पर या किस किस जगह पे एक्सटेंड होता था सुप्रीम कोर्ट का. सो ये वो पॉइंट है विच यू हैव टू रिमेंबर नाइसली. सो इसका जुरिस्डिक्शन जो था वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड था, टू ईस्ट इंडिया कंपनी और हिज मैजेस्टीज के सब्जेक्ट्स, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रिसाइड कर रहे थे. और कहाँ पे था, कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी की सर्विस में है, एम्प्लॉयड है, या जो भी इनहैबिटेंट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा के थे, अगर वो कंसेंट दे रहे हैं अपना इन राइटिंग कि यस वी आर हेयर टू गेट अ डिस्प्यूट सॉल्व, तो हमारे डिस्प्यूट सॉल्व कर दीजिए, प्रोवाइडेड जो भी वो केस लेकर आए उनका जो अमाउंट हो वो 500 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. सो इन पे था एक्सटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन. क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में क्या था, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में एज अ क्रिमिनल कोर्ट अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट वॉज द कोर्ट ऑफ ओयर एंड टर्माइनर एंड जेल डिलीवरी. ये हम लोगों ने वर्ड्स पहले भी पढ़े हैं मेयर्स कोर्ट में, जैसे हमने बताया कि फंक्शंस ऑब्वियसली उसी को सुपरसीड किया है तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिल सकती हैं. सो कोर्ट ऑफ ओयर एंड टर्माइनर एंड जेल डिलीवरी आ जाएगा. तो इसका क्या मतलब बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू डोंट रिमेंबर लेट मी स्पीक अगेन. इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इन इट्स अथॉरिटी वो एग्जामिन करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा एंड फाइनली पर्सन्स को प्रिजन में डाल सकता है रिगार्डिंग क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल केसेस. ठीक है. एंड फॉर व्हाट, फॉर द टाउन ऑफ कैलकाटा, फैक्ट्री ऑफ फोर्ट विलियम एंड जो भी फैक्ट्रीज उसके सबऑर्डिनेट आएंगी. देन it employed the services of grand jury and petty jury for trial of criminal cases of British subjects. So British subjects के जब भी कोई केस होंगे, क्रिमिनल केस होंगे, तो ऑब्वियसली जूरी की हेल्प लेनी पड़ती है. और हमने पढ़ा है जूरी 2 टाइप की होती थी, ग्रैंड जूरी और पेटी जूरी. सो अकॉर्डिंग टू द केस एंड इट्स सिवियरिटी तो ग्रैंड जूरी या पेटी जूरी फॉर्म करके वो ट्रायल्स करते थे. थर्ड इज नेटिव्स के ऊपर कोई भी टाइप का क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नहीं था.
ठीक है. सो दैट मीन्स क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ तक की एक्सटेंड था या किसके ऊपर एक्सटेंड था? ओनली टू ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. देन इट वॉज नॉट ओवर गवर्नर जनरल एंड काउंसिल. वो भी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन से रिलीव थे. कब तक की? जब तक कि कोई भी बात ट्रीजन या फेलनी की नहीं हो रही है. मतलब या अगर वो म्यूटिनी करेंगे या रेबेल करेंगे कंपनी के खिलाफ, क्राउन के खिलाफ, तब जाके कहीं पे दे विल बी चार्ज फॉर क्रिमिनल केस कह सकते हैं, बट नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट. ई पॉइंट देखो. सो ऑल एक्टेड एज जजेस ऑफ पीस एंड हेड क्वार्टरली सेशन. ये भी चीज हम लोग ने पहले पढ़ी हुई है. ठीक है. एंड देन लास्ट कैपिटल सेंटेंस की जहां पे बात होगी, किसी और कोर्ट से मिला होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता था कि वो या तो उस सेंटेंस को रिप्राइव कर दे, दैट मीन्स उसकी सिवियरिटी को कम कर दे. बहुत हार्श है तो उसको थोड़ा सा माइल्ड कर सकता है. सेकेंडली, अगर उसे लगता है कि उस केस को या उस पर्सन को मर्सी दे देनी चाहिए, तो वो उस कैपिटल सेंटेंस को सस्पेंड भी कर सकता था. दिस इज द पॉइंट आई हैव रिटन. लेकिन यस, कैपिटल सेंटेंस में जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, उसके अलावा उसकी या तो कह सकते हैं उसका कंकरेंस, उसका कंसल्टेशन क्राउन के पास भी जाएगा और क्राउन का डिसीजन ही फाइनल होता था. ओके. नेक्स्ट आते हैं एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन पे. हम लोग ने एडमिरल्टी कोर्ट्स की बात की थी. वो क्यों बने थे? इफ़ यू रिमेंबर, मैरीटाइम इश्यूज थे, पायरेसी हो रही थी, शिप्स, फेरीज फॉर फ्यूचर, ये सब चल रहा था उस टाइम पे. सो इन्हीं चीज़ का भी फंक्शंस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर. सो द कोर्ट वॉज एक्टिंग एज अ कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी. किन किन टेरिटरीज के लिए? बंगाल, बिहार, उड़ीसा. सेकेंडली, जितने भी वहाँ के सिविल और मेरीटाइम डिस्प्यूट्स थे, मेरीटाइम केसेस थे, वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर इट्स एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन आ गए थे. प्लस जितने भी क्राइम्स वेसल, शिप, फेरीज में कमिट किए जा रहे होंगे या हाई सीज में हैं, ऑफ शोर्स हैं, सो ये सारे ही केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ जाते थे. नेक्स्ट इज जुरिस्डिक्शन एक्लीसियास्टिकल. एक्लीसियास्टिकल का मतलब पहले भी बताया है. इफ आई गो बैक टू द लेक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जब हम एंशिएंट पीरियड की बात कर रहे थे या मिडिवल पीरियड टू बी मोर प्रिसाइज कहें तो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात कर रहे थे, तो हमने एक्लीसियास्टिकल वर्ड यूज़ किया था. इफ़ यू रिमेंबर देन यू कैन लिंक कि एक्लीसियास्टिकल का क्या चीज़ थी? कनेक्टेड विद द रिलीजियस थिंग्स. सो यस, लाइकवाइज ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ओवर सुप्रीम कोर्ट में जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे रिसाइडिंग इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उनका वो केसेस ले सकता था इन द सेम मैनर एज लंदन में जो डायसीज थे. डायसीज मतलब जो भी बिशप का जुरिस्डिक्शन जिस एरिया में आता था, उसी तरीके का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का भी आता था ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. इन सिंपल टर्म्स हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वॉज एक्टिंग इन द सेम मैनर एज द बिशप वॉज एक्टिंग इन लंदन. या बिशप का जुरिस्डिक्शन जिस एरिया में होगा, उन एरियाज में सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग्स दे सकता था. देन उसी में हम एस्टेट को भी, मतलब लैंड को भी अगर हम ऐड कर दें, तो यस, सुप्रीम कोर्ट वॉज अलाउड टू ग्रांट प्रोबेट्स ऑफ विल. ये हमने पिछले लेक्चर में किया है. प्रोबेट्स ऑफ विल, जहाँ पे विल की कॉपी देनी है किसी रिलेटिव को, वो दे सकता है. देन ग्रैंड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज नॉट ब्रिटिश, दिस इज ब्रिटिश. ओके. देन लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी दे सकता है. एंड ऑल्सो अगर कोई पर्सन अपनी एस्टेट छोड़ के चला गया है, मतलब मर गया है, विदाउट हैविंग और विदाउट लीविंग इट्स विल, तो सुप्रीम कोर्ट उन केसेस पे भी डिसाइड कर सकता है. देन सुप्रीम कोर्ट वॉज ऑल्सो ऑथोराइज टू अपॉइंट गार्जियंस एंड कीपर्स. लोग रख सकता था किनके लिए? कोई लोग जो मेंटली अनस्टेबल हों या जो इन्फेंट्स हों और जिनके पास बहुत बड़ा स्टेट हो, उन सब के लिए. So these were the ecclesiastical functions for or jurisdiction of the Supreme Court. Next आते हैं हम इक्विटी jurisdiction पे.
इक्विटी जुरिस्डिक्शन में क्या होगा, अभी हमने बात की थी, दैट इज अलोंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। सो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द केसेस वर सॉल्व्ड इन समरी मैनर, मतलब ज्यूरी की हेल्प नहीं चाहिए थी इसमें। एंड समरी मैनर रख रहे हैं तो कुछ तो उनके पास पहले का या अपनी इंग्लैंड का कोई ना कोई तो एग्जाम्पल होगा। सो यस, एग्जाम्पल वॉज देयर। जैसे इंग्लैंड में चांसरी कोर्ट्स वर्क करते थे, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये इक्विटी जुरिस्डिक्शन दिया जा रहा था। सो चांसरी कोर्ट ऑफ इंग्लैंड का काम मतलब क्या था ऐसा जो हम वहाँ की चीज़ अपनाने वाले थे सुप्रीम कोर्ट में? दो चीज़ें थी कि चांसरी कोर्ट्स में इट वॉज नॉट बाउंड बाई टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ। ज़रूरी नहीं है कि लॉ में जैसा लिखा है हमने वैसे ही करना है। सो एक तो उस चीज़ से फ्री था चांसरी कोर्ट। सेकेंड है कि इट वॉज ऑल्सो फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड लिबर्टी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। सो एज अ होल अगर हम ये कहना चाहें कि इक्विटी जुरिस्डिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें याद रखो, या 4 चीज़ें कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द केसेस वर बीइंग सॉल्व्ड इन द समरी मैनर। सेकेंड, not bound by any technicalities of law. Third, following the principles of justice, equity and good conscience. And fourth, it was on the lines of Chancery Court of England. ठीक है। रिट jurisdiction की बात करें तो रिट क्या होते हैं? If you know, if you don't know, let me tell you. रिट होते हैं प्री डिफाइंड टर्मिनोलॉजी, कह लो कि प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट यूज करेगा या हायर कोर्ट यूज करेगा ओवर दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और जिस भी केस में हायर कोर्ट उन वर्ड्स को सबऑर्डिनेट कोर्ट को यूज करके बताएगा, सो सबऑर्डिनेट कोर्ट उस वर्ड से ही समझ जाएगा कि उसकी गलती क्या है या उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसके ऊपर रिट जुरिस्डिक्शन किया जा रहा है। लेट्स लर्न विद एन एग्जाम्पल, या अभी रिट्स की बात करते हैं तब बताते हैं कौन कौन सी नेम है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सेंटेंसेस से एक चीज़ तो क्लियर है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे होगा रिट जुरिस्डिक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स पे होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर था। तो इनमें कौन कौन से कोर्ट या ऑफिसर्स आ जाएंगे? कोर्ट ऑफ करेक्टर हो गया, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, क्वार्टर सेशन और शेरिफ्स वगैरह वगैरह। रिट्स उस टाइम पे कौन सी इशूड करने के लिए अलाउड था सुप्रीम कोर्ट? 4 रिट्स थी, सर्शियरारी, मैंडेमस, एरर और प्रेसिडेंडो, 4 थी। सर्शियरारी का मतलब क्या था? सर्शियरारी में क्या होता है कि इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। सो सुप्रीम कोर्ट ये सर्टिफाई कर देता था कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने अपने से ज़्यादा कोई भी जजमेंट दे दिया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को क्वाश कर देगा, मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर देगा कि मान्य नहीं है। सेकेंड है मैंडेमस। मैंडेमस होता है कमांड। सो इससे हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को कमांड देगा, ठीक है। थर्ड है एरर। एरर में होता था कि सुप्रीम कोर्ट बता रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि यू हैव डन रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट, डोंट डू दैट, ठीक। एंड देन है प्रोसीडेंडो। प्रोसीडेंडो को याद रखो प्रोसीजर से। सो सुप्रीम कोर्ट इससे बताता था सबऑर्डिनेट कोर्ट को दैट यू हैव फॉलोड अ रॉन्ग प्रोसीजर, या आपका प्रोसीडिंग्स में, आपके प्रोसीजर में आपने प्रोसीजर को फॉलो करने में गलती कर दी है। सो वो ये रिट जुरिस्डिक्शन मतलब प्रोसीडेंडो इशू कर सकता था। आई होप ये चारों चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। देन एपलेट जुरिस्डिक्शन में क्या था? एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑब्वियसली अपील्स दोनों केसेस में हो सकती थी, सिविल केस में भी और क्रिमिनल केस में भी। सिविल केस में अपील के साथ क्या चक्कर था कि जो अपील्स होती थी वो सुप्रीम कोर्ट अगर लीव दे उस पर्सन को कि फाइन सर्टिफाई कर दिया है कि जाओ इस अपील को लेकर चले जाओ हायर कोर्ट में, और हायर कौन सा था? किंग इन काउंसिल, जो कि इंग्लैंड में था। सो वो पर्सन उस अपील को लेकर जाता था किंग इन काउंसिल के पास। कब? जब वो केस मोर देन 1000 पगोड़ास होता था। एंड सेकेंडली ये अपील, सिविल केसेस वाली अपील, वो पर्सन या वो जो भी पेटिशनर है वो 6 मंथ्स के अंदर ही फाइल कर सकता था, ओके। क्रिमिनल केसेस में अगर हम अपील्स की बात कर रहे हैं
तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसे, मतलब एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होता था, एज यू कैन सी एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन दिया हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है कि वो अलाउ करेगा नहीं करेगा किसी भी अपील को हायर ले जाने से। चलो ठीक है, नहीं अलाउ किया तो अलग बात, अलाउ कर दिया तो वो जो भी पर्सन होगा वो पहुंचेगा किंग इन काउंसिल इंग्लैंड में, उनके पास लेकर जाएगा अपनी ये अपील कि क्रिमिनल केस में मुझे ये मिला है एंड सो सॉल्व इट। नाउ द थिंग रेस्ट ऑन द किंग इन काउंसिल, उसकी मर्जी है कि वो उनको ये केस एडमिट करना है या रिफ्यूज करना है। सो एपलेट जुरिसडिक्शन for the persons in the criminal cases was much more difficult in as compared to civil cases। ठीक है, चलो फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अब जुरिसडिक्शन ही रिवाइज करना है खाली। सिविल जुरिसडिक्शन ओरिजिनल और कौन कौन लोगों पे एक्सटेंड होता था ये याद रखना है। क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में ओयर, टर्मिनल, जेल डिलीवरी, ग्रैंड ज्यूरी, पेटी ज्यूरी, सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे, नेटिव्स पे नहीं, गवर्नर जनरल पे भी नहीं, एक्सेप्ट फॉर ट्रीजन और फेलनी। क्वार्टरली सेशंस होते थे, जस्टिसेस ऑफ पीस की तरह काम करते थे। कैपिटल सेंटेंस में वो रिप्राइव या सस्पेंड कर सकते थे। देन एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन में मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, सिविल, ओके। एक्लीजियास्टिकल में एज डायसीज ऑफ लंदन, प्रोबेट्स ऑफ विल, ग्रांट्स ऑफ लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इक्विटी में 4 सेंटेंसेस की बात की, वही याद रखना। चांसरी कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, समरी मैनर, नो टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। रिट जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं तो 4 तरीके की रिट्स, सर्शियरी, मैंडेमस, एरर एंड प्रोसीडेंडो। एंड एपलेट जुरिसडिक्शन की जब बात करेंगे तो अलग अलग केसेस में, सिविल केसेस में क्या था, क्रिमिनल केसेस में कैसा था एपलेट जुरिसडिक्शन। सो दिस इज ऑल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1774। आई होप थिंग्स इजी हैं, समझ में आ जाएंगी। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट से याद आया, यू हैव अ लिटिल वर्क विच यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, अपने आप से कर लेना, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जस्ट फाइंड आउट फॉर योर सेल्स। अगर आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जस्ट फाइंड आउट एंड डू कमेंट। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल ट्राई किया ढूंढने का या उनको पहले से पता था रिगार्डिंग दीज थिंग्स। 5 क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए, जस्ट 1 लाइन और 1 वर्ड आंसर्स। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है आज के टाइम पे? Who appoints the Supreme Court judges? What are the qualifications for being a Supreme Court judge? What is the tenure of Supreme Court judge? And Supreme Court आज के टाइम में कौन कौन सी रिट्स इशू करता है? Name them. आज कोई आर्टिकल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है? I am asking few questions which you have to attempt. बिल्कुल करना, क्योंकि as a student of legal history या जो भी आप परस्यू कर रहे हो, आपको लीगल टर्म्स में या ये जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी कंट्री की वो पता होनी चाहिए रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट. सो ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट प्रेस द लाइक बटन, share and also subscribe because yes, as I have said, changes हैं, alternate days पे lectures आ रहे हैं, so do subscribe it to know whenever I post the videos. All the best, stay safe, stay home and yes, comment करना नहीं भूलना, आंसर ज़रूर find out करना इन चीज़ों के. Okay, thank you all, bye.